ये कहानी शुरू होती है मिलिट्री रेडियोज पर एक टेंस बातचीत के साथ, जहां सोल्जर्स घबराए हुए एक अनएक्सपेक्टेड अटैक की रिपोर्ट कर रहे थे, जहां एनिग्मेटिक क्रीचर्स दुनिया भर में हमला कर रहे होते हैं। एक सोल्जर कहता है, ये नेदरलैंड कोलोराडो है, हमारा पूरा टाउन तबाह हो चुका है, पर 8000 फीट से ऊपर सब कुछ बिल्कुल सेफ है। मिलिट्री कितनी भी कोशिश कर ले, वो जल्द ही इन क्रीचर्स के सामने हार जाएगी। 3 साल बाद बचे हुए लोग 8000 फीट ऊपर पहाड़ों में रहने लगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स इस हाइट से ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। कोलोराडो लोकीज के एक छोटे से टाउन में कुछ सर्वाइवर्स बसते हैं। इनमें से एक लड़का हंटर सेफ एल्टीट्यूड लाइन के नीचे जाता है और दूरबीन से दूर एक दूसरे सेटलमेंट को देखता है जो एक अलग पहाड़ पर है। वापस आते वक्त उसे एक लाल चमक वाली रोशनी दिखाई देती है जो उसका पीछा कर रही होती है। दरअसल एक मॉन्स्टर उसकी खुशबू सूंघ लेता है। हंटर तेजी से स्लोप पर भागता है सेफ एल्टीट्यूड बाउंड्री की तरफ, और जैसे ही वो लाइन क्रॉस करता है मॉन्स्टर रुक जाता है। घर पहुंचकर हंटर अपने पापा विल को ये बात बताता है। विल गुस्से में उसे डांटता है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, और उसे उसके कमजोर लंग्स की याद दिलाता है जो कभी भी फेल हो सकते हैं। बाद में विल अपनी एक्सपायर बीवी तारा के दोस्त कैडी के साथ शिकार के लिए जाता है। वो बताता है कि हंटर अक्सर बाउंड्री के नीचे जाता है दूसरी कम्युनिटी को देखने, क्योंकि वहां उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। कैडी को हंटर पर तरस आता है क्योंकि उसके उम्र के साथी नहीं है और वो किसी के साथ खेलना चाहता है। शिकार के दौरान विल और कैडी एक हिरण को मार देते हैं और उसे लेके वापस चलते हैं। रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन नीना दिखती है जो मेकशिफ्ट आर्मर पियर्सिंग राउंड्स टेस्ट कर रही होती है। अपोकलिप्स से पहले नीना एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी और अब वो इन क्रीचर्स को मारने का तरीका ढूंढने की कोशिश करती है। उसी रात विल को हंटर के इनहेलेशन मशीन से वार्निंग बीप सुनाई देती है। वो जल्दी से फिल्टर्स बदलता है ताकि हंटर सांस ले सके। हंटर के लंग्स अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि वो प्रीमेच्योरली पैदा हुआ था। जब विल को पता चलता है कि फिल्टर्स का स्टॉक खत्म होने वाला है, वो बोल्डर के हॉस्पिटल जाने का रिस्क लेने का फैसला करता है जहां शायद सप्लाईज बचे होंगे। अगली सुबह विल हंटर को सिखाता है कि पोटैटो प्लांट्स को ठंड से कैसे बचाना है और सही तरीके से मछली कैसे पकड़नी है। आज हंटर का बर्थडे होता है तो विल टाउन के स्टोर से उसके पसंदीदा डिश मैक्रोनी एंड चीज का आखिरी पैकेट खरीदता है और एक स्पेशल डिनर बनाता है। डिनर के वक्त हंटर शिकायत करता है कि उसे कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं मिलता और पूछता है कि वो रेडियो से दूसरों से बात क्यों नहीं करते। विल बताता है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हंटर की मशीन के लिए काफी है और वो दूसरे शेल्टर्स के साथ फ्लैग से कांटेक्ट में रहते हैं। डिनर के बाद कैडी 2 बियर लेकर आती है। दोनों पोर्च पर बैठकर अपोकलिप्स से पहले की केयर फ्री जिंदगी को याद करते हैं और नीना के नए एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। उसी रात हंटर को एक और रेस्पिरेटरी अटैक होता है और फिल्टर्स खत्म होने की वजह से विल को इमरजेंसी सिरिंज का यूज करना पड़ता है। वक्त खत्म होता देख विल रात को नीना के घर जाता है, जहां नीना कहती है कि मेरी ड्रिंकिंग मुझे खुदकुशी करने से रोकती है, जिस पर विल जवाब देता है कि मेरी ड्रिंकिंग मुझे तुझे मारने से रोकती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि नीना एक बार बोल्डर के लैब्स में केमिकल्स और इक्विपमेंट लेने गई थी जहां तारा की मौत हुई थी। विल नीना से गुस्सा है क्योंकि उसने तारा को उस खतरनाक ट्रिप पर जाने दिया था, पर चूंकि नीना ही वहां से जिंदा वापस आई थी तो विल उसे हॉस्पिटल तक साथ चलने को कहता है। नीना मना करती है, कहती है कि ये पागलपन है क्योंकि मॉन्स्टर्स उन्हें जान से मार देंगे, पर विल कहता है कि वो तारा के लिए तो इतना कर ही सकती है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। विल के जाने के बाद नीना एक स्पेशल कंपास बनाती है और अपने पिछले ट्रिप के फ्लैशबैक से परेशान होती है, जहां उसने मॉन्स्टर्स को अपने दोस्तों इंक्लूडिंग टारा को मारते देखा था। ये गिल्ट ही उसे अपना मिशन कंटिन्यू रखने पर मजबूर करती है। इधर विल एक लोकल औरत से 5 दिन के लिए हंटर की देखभाल करने को कहता है और वेपन स्टॉक करता है। कैडी उसे आर्मरी में मिलती है और डांटती है कि वो बिना बताए जा रहा है। वो कहती है कि तुम ऐसे ही भाग जाओगे और मारे जाओगे टारा की तरह। इस पर विल उससे माफी मांगता है, पर कैडी गन उठाती है और उसके साथ चलने का फैसला करती है। नीना भी वहां पहुंच जाती है और कैडी को वार्न करती है कि मॉन्स्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं। वो लोगों के आसानी से टुकड़े कर देते हैं और उन पर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। सिर्फ फेस पर डायरेक्ट शॉट उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए स्लो करता है। विल हंटर को अलविदा कहता है, वादा करता है कि वो 5 दिन में वापस आ जाएगा। हंटर बिटरली कहता है कि ये वही बात थी जो उसकी माँ ने नीना के साथ जाने से पहले कही थी। यहाँ तीनों लोग एक प्लान्ड रूट से चलते हैं जिससे लोलैंड्स में उनका टाइम सेव हो सके। वो एक स्की लिफ्ट यूज करने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में नीना और कैडी के बीच टेंशन होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। यहाँ नीना के एटीट्यूड से ही परेशान होकर विल गुस्से में नीना के हाथ से अल्कोहल का फ्लास्क छीन लेता है। आगे उन्हें नीचे एक रेक्ट मिलिट्री कॉन्वॉय दिखता है जहां वे सप्लाईज ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। इसी दौरान नीना बताती है कि उसका कंपास हाफ माइल के अंदर मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करता है क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जीव से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो कंपास कैडी को देती है वॉच रखने के लिए, जबकि विल गियर ढूंढता है और नीना एक मॉन्स्टर स्केल के पीस के लिए खोदती है। विल को एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है पर उसे वो यूज करना नहीं आता।
कैडी कॉन्फिडेंटली उसे अपनी राइफल में अटैच करती है, कहती है मैं टेक्सास से हूँ, और विल जवाब देता है मैं लुजियाना से हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पापा ने मुझे ग्रेनेड लॉन्चर सिखाया। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, पर नीना और कैडी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। नीना कैडी पर अपनी एक्सपायर्ड दोस्त के पति से फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाती है, जबकि कैडी कहती है कि तारा की मौत नीना की वजह से हुई है। बात हाथापाई तक जाती है, पर विल दोनों को शांत करता है और वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें वाइल्ड हॉर्सेस का एक बड़ा झुंड मिलता है, जो दिखाता है कि इंसानों के ना होने से नेचर लोलैंड्स में फूल रहा है। इधर वो एक पुराने स्की रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं, जहां से लिफ्ट उन्हें अगले पहाड़ तक ले जाएगी। तभी नीना के कॉम्पस पर एक मॉन्स्टर दिखता है। उसकी लाल रोशनी जंगल में चमकती है। कैडी हायर ग्राउंड की तरफ भागना चाहती थी, पर नीना कहती है कि उनके पास वक्त नहीं है। विल नीना के साथ जाता है और लिफ्ट कंट्रोल रूम में पावर ऑन करता है। वो मॉन्स्टर करीब आता है और कैडी ग्रेनेड लॉन्चर फायर करती है। एक्सप्लोजन मॉन्स्टर को एक पल के लिए स्लो कर देता है, पर उसे कोई नुकसान नहीं होता। विल और नीना लिफ्ट चेयर पर चढ़ जाते हैं, जबकि कैडी सपोर्ट पोल चढ़कर लिफ्ट की तरफ कूदती है। वो चेयर के किनारे को मुश्किल से पकड़ती है और विल उसे खींचता है। तभी मॉन्स्टर का टेंटिकल केबल पर लगता है, जिससे चेयर हिल जाती है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से ड्रॉप ज्यादा नहीं होता। वे सेफ एल्टीट्यूड लाइन की तरफ भागते हैं और मॉन्स्टर बाउंड्री पर रुक जाता है। उस रात वो रिजॉर्ट के एक घर में पनाह लेते हैं और आपस में विस्की शेयर करते हैं। नीना बताती है कि मॉन्स्टर्स का पहला अटैक इतना तेजी से हुआ कि इंसानों को उनकी कमजोरी समझने का मौका ही नहीं मिला। वो कहती है कि उन्हें करीब से देखना बिल्कुल अलग है। इंसानियत का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ कुछ दिनों में खत्म हो गया। वो बताती है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं, एनिमल्स को इग्नोर करते हैं, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो प्रेडेटर्स नहीं, बस इंसानों को खत्म करते हैं। किसी ने भी उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा, और ये भी अजीब है कि वो एक सर्टन हाइट से ऊपर क्यों नहीं चढ़ सकते। यहाँ विल तारा के साथ अपनी पिछली बात याद करता है, जब उसने तारा को नीना के साथ बोल्डर जाने से रोका था, ये कहकर कि नीना अपना नाम अमर करना चाहती है और उसके लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकती है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं। उसकी बात तारा नहीं मानी थी। अगली सुबह ग्रुप एक माइन के एंट्रेंस तक पहुंचता है, जो पहाड़ के दूसरे तरफ जाती थी। इससे नीना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि विल ने वॉर्न नहीं था किया कि टनल का बीच का हिस्सा सेफ जोन से नीचे जाता है और कहीं ऑफशूट्स और भी नीचे होते हैं। वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि टनल स्ट्रेट है, कहीं ये बीच में नीचे तो नहीं जाता, क्योंकि मॉन्स्टर्स अंडरग्राउंड से आते हैं और अंधेरे में देख सकते हैं, इंसानों के CO2 को सूंघ सकते हैं। कंपास भी माउंटेन के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन रिस्क के बावजूद वो हेलमेट्स और फ्लैशलाइट्स पहनकर माइन में जाते हैं, पर आगे जाते ही एग्जिट लॉक्ड होता है और कोई और रास्ता ना देखकर वो एक लैडर से नीचे के टनल में उतरते हैं। नीना कहती है नीचे पहुंचकर क्या करेंगे, भागेंगे। भागने से वे थक जाएंगे और CO2 ज्यादा निकलेगा, जिसे मॉन्स्टर्स 1 माइल दूर से सूंघ लेंगे। वो स्लो और स्टेडी रहने का प्लान बनाते हैं। एक कॉरिडोर में वो अपनी फ्लैशलाइट छुपाते हैं और एक हल्की लाल रोशनी देखते हैं। ये देखकर वो भागते हैं। कैडी एंट्रेंस पर ग्रेनेड फायर करती है डेब्री के लिए, पर वो मॉन्स्टर रुकता नहीं। वे तीनों एक नैरो क्रॉल स्पेस में घुस जाते हैं और फ्लैशलाइट्स ऑफ करके सांस रोक लेते हैं। वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढता है। उसके टेंटिकल सेंसर्स हवा में प्रोब करते हैं। विल एक फ्लेयर जलाता है जो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रुप आगे क्रॉल करता है, पर कैडी एक दूसरे मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, जो उसे टेंटिकल से इम्पेल करके अंधेरे में खींच लेता है। विल और नीना दुख में होते हैं, पर वो कोई मदद नहीं कर पाते। वे दोनों एक लैडर से बाहर निकलते हैं और सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। आगे वो एक रेंजर हाउस में रात के लिए रुकते हैं, जहां विल को मैकरोनी एंड चीज का पैकेट मिलता है और उसने हंटर के लिए ये कितनी बार बनाया है वो याद करता है। जहां नीना अपनी थ्योरी बताती है कि मॉन्स्टर स्केल्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर वो एक बुलेट बनाए जो इस फील्ड को डिसरप्ट करे तो मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो सकता है। विल इससे पागलपन कहता है और तारा की मौत पर अफसोस जताता है। तब नीना कहती है कि ये मैजिक नहीं, साइंस है, एक हाइपोथेसिस है। सुबह विल और नीना रेंजर का ट्रक लेते हैं और सेफ बाउंड्री तक जाते हैं, जहां हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर वो मेडिकल सप्लाई स्टोरेज ढूंढते हैं, पर शेल्फ्स खाली होते हैं। ग्राउंड फ्लोर से आवाज आती है और वो आगे बढ़ते हैं। विल को एक और स्टोरेज में फिल्टर्स मिलते हैं और वो अपना बैकपैक भर लेता है। मीना का कंपास एक मॉन्स्टर के करीब होने का सिग्नल देता है। तभी मॉन्स्टर वॉल्स तोड़ता हुआ आता है, जिसका एक टेंटिकल विल को पकड़ लेता है, पर नीना फायर एक्स से उसे छुड़ा लेती है। फायर सेपरेशन सिस्टम चालू करके वो एक हॉलवे में भागते हैं और ऑक्सीजन टैंक्स का स्टोरेज देखकर विल एक प्लान बनाता है। वो नीना को भागने को कहता है और मॉन्स्टर के करीब आने पर ऑक्सीजन टैंक पर गोली मार देता है, जिससे एक्सप्लोजन होता है और मॉन्स्टर बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है। नीना जो नहीं भागी होती वो कहती है कि मैंने सुना नहीं, और वो हॉस्पिटल के बजाय लैब जाने का प्लान बनाती है और विल को कहती है कि तुम्हारे ये सप्लाई ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल तक चलेंगे। हम ऐसे हमेशा नहीं जी सकते, हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा। लैब में नीना कॉन्फिडेंट होती है और केमिकल्स के साथ बुलेट्स कोट करती है।
विल उसके पुरानी ऑफिस में एक फैमिली फोटो देखता है और नीने से उस बारे में पूछता है, जिस पर नीना बताती है कि उसने अपने बच्चों को मॉन्स्टर अटैक में खो दिया क्योंकि वो उस दिन काम पर गई थी। वो कहती है, मुझे तारा के साथ नहीं जाना चाहिए था, मुझे उस वक्त इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, मैं खुद से ज्यादा नफरत करती हूँ। तब विल कहता है, हम दोनों खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। शुरुआत में यहाँ नीना के एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं और विल जाने को कहता है, पर नीना रुकती है और कहती है कि वो अकेले काम करेगी। और ये सुनकर विल हंटर के लिए फिल्टर्स लेकर वहां से चला जाता है। नीना ब्लो टॉर्च से बुलेट्स को रिफाइन करती है और रिचार्जेबल बैटरीज में कोबाल्ट डालकर एक पावरफुल बुलेट बनाती है। जब एक मॉन्स्टर बिल्डिंग में घुस आता है तो वो उस पर फायर कर देती है। इधर विल ट्रक से पहाड़ की तरफ जाता है, पर टायर फटने से ट्रक क्रैश हो जाता है। होश में आने पर शाम हो चुकी होती है। तभी एक मॉन्स्टर के ग्राउल सुनाई देते हैं। ये सुनकर विल बैकपैक लेके सेफ जोन की तरफ भागता है, पर दूसरा और तीसरा मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। विल बेकार में गोली चला रहा होता है। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो जाता है और तब हम पहाड़ पर खड़ी नीना को देखते हैं, कोबाल्ट बुलेट वाली राइफल के साथ, जिससे उसने उस मॉन्स्टर को मारा था। बुलेट्स मॉन्स्टर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को शॉर्ट सर्किट करती हैं और वो रोबोटिक इंटीरियर्स दिखाते हुए टूट जाते हैं। ये मशीन्स थी जो इंसानों को टारगेट करती हैं और 8000 फीट से ऊपर नहीं जाती। नीना इस वक्त मजाक करते कहती है कि ये शायद एलियंस हैं, शायद ये एलियंस हैं या फिर चाइनीज। आगे विल और नीना गांव वापस आते हैं, जहां हंटर अपने पापा को गले लगाता है और नीना एक जॉली रॉजर फ्लैग लगाती है, जो दूसरी कम्युनिटीज को सिग्नल देती है कि उसने मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। ये गुड न्यूज रेडियो के जरिए फैलती है और लोकल्स कोबाल्ट कोटेड बुलेट्स बनाने लगते हैं। गांव के रिवर मेमोरियल पर नीना और विल एक बुलेट पर कैडी का नाम लिखकर उसकी सैक्रिफाइस को याद करते हैं। आगे एक वॉलंटियर स्क्वाड नए वेपन्स के साथ पहाड़ों से नीचे उतरता है। कैमरा लैंडस्केप के ऊपर से दिखाता है, जहां दूर बड़े एक्सप्लोजन्स दिखाई देते हैं। एलियन रोबोट्स तबाह हो रहे होते हैं और अब इंसानियत लड़ रही है। और इस होपफुल नोट पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।